बहुत ज़्यादा कहानी हम लोग नहीं लिखेंगे, बस थोड़ा समझ लें, उसके बाद क्वेश्चन पे सीधे आ जाते हैं। ठीक है, किसी में पूछता है लिमिटिंग एजेंट का मतलब होता है कि ऐसा कोई एजेंट जिसके कारण रिएक्शन रुक जाए, ऐसा कोई एजेंट जिसके कारण रिएक्शन क्या हो जाए, रुक जाए, या रिएक्शन में वो कंप्लीटली यूज हो जाए, रिएक्शन में कंप्लीटली क्या हो जाए, यूज हो जाए, या रिएक्शन क्या हो जाए, रुक जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे द रिएजेंट which is completely used in reaction or due to which reaction is stopped। ऐसा कोई भी एजेंट जिसके कारण रिएक्शन रुक जाए या रिएक्शन में वो कंप्लीटली क्या हो जाए, यूज हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिमिटिंग एजेंट। क्या कहेंगे, लिमिटिंग एजेंट कहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए। अब एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर देखा जाएगा रिएक्शन में हम लोग ले रहे हैं 2A प्लस B, यहाँ पर A2A, ये एक रिएक्शन लिखा गया है और यहाँ पर हम लोग लिमिटिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट समझना चाहेंगे। अब एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। जैसे मान लो हमारे हाथ में ये एक पेन है जिसका दाम मान लिया जाए कि 3 रुपए है। क्या वो सुनने का प्रयास करोगे तो बराबर आएगी। अभी तुम्हें लग रहा है कि आप प्रयास ही नहीं कर रहे हो, हमें जो मैं फील कर रहा हूँ आपको प्रयास ही नहीं कर रहे हो। हाँ, सुनने का प्रयास करो तो आवाज बराबर जाएगी। तो यहाँ पर जो बात हो रही थी, ये एक पेन है जिसका दाम 3 रुपए है। 2 लोगों को परचेज करने के लिए भेजा गया। इसमें से एक का नाम A है, दूसरे का नाम B है। शर्त यह है कि A को 2 रुपए खर्च करना है, B को 1 रुपए खर्च करना है। A 2 रुपए खर्च करेगा, B 1 रुपए खर्च करेगा, दोनों 3 रुपए मिलकर 3 रुपए ले लिए। अब क्वेश्चन ये है कि A को 6 रुपए देकर भेजा गया और B को भी 6 रुपए देकर भेजा गया।
प्रश्न यह है कि दोनों मिलकर कितने पेन खरीद के ले आएंगे। खड़े हो पीछे, खड़े हो पीछे, आप ही हो, आपके पीछे खड़े हो, हाँ आपके बगल में, हाँ कितने पेन खरीद ले आएंगे? क्वेश्चन फिर से बता देते हैं। हाँ 4 पेन। आप कितने पेन बताएंगे खरीद ले आएंगे? खड़े हो बताते हैं। पेन है, पेन का दाम 3 रुपए है। मान लो आप अपना नाम ए रख लो, आपका नाम बी रख लो। दोनों को 6 रुपए दिया गया है, दुकानदार 3 रुपए में पेन देगा। आपको 2 रुपए खर्च करना, आपको ध्यान सुनो, आपको 2 रुपए खर्च करना, आपको 1 रुपए खर्च करना है, ठीक है। दोनों को 6 रुपए दिया गया, भैया जाओ पेन खरीद लो। आप गए भी, आप कितनी पेन खरीद ले आएंगे? एक ही पेन खरीदेंगे 6 रुपए में। पेन का दाम 3 रुपए है। जब वो 2 खर्च करेंगे तो आप 1 खर्च करेंगे। आप कितने खरीदेंगे? पेन कितनी परचेज करके आएंगे? 2 पेन। बैठ जाओ। आप कितने पेन, बैठ जाओ, आप कितने पेन परचेज करोगे? 4 पेन। आप कितने परचेज करोगे? बैठ जाओ, बैठते रहो। हाँ आप कितने परचेज करोगे? 2। आप भैया 3 पेन परचेज करेंगे। आप भैया कितने परचेज करोगे? बेटा 4 पेन। आप 4 पेन। बैठ जाओ। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर बात ये थी कि जब ए 2 रुपए खर्च करेगा तो बी 1 ही रुपए खर्च करेगा। अब ए कितनी बार खर्च कर सकता है? तो यहाँ पर दिया गया था 6 रुपए, 2 रुपए के हिसाब से खर्च करेगा तो 3 पेन परचेज करने में खर्च करेगा। और बी जो है यहाँ पर जब खर्च करेगा तो 1 रुपए खर्च करेगा, इसका मतलब 6 बार खर्च कर सकता है। अब बी ए ने क्या किया? 2-2 रुपए 3 बार खर्च कर दिया तो ए का पूरा खर्च हो गया। ए कितनी पेन खरीदने में सहयोग कर पाया? 3 पेन। बी साथ देगा, चूंकि खरीदना तो है, बी भी 3 पेन खरीदने में सहयोग किया। अब ए का पूरा पैसा खर्च हो गया। ए का पूरा पैसा क्या हो गया? खर्च हो गया। अब बी कहता है कि चलो और पेन परचेज करें। बी कहता है कि चलो पेन और परचेज किया जाए। तो क्या ए परचेज करने में साथ देगा? नहीं देगा, मना कर देगा। नहीं, अब हम नहीं परचेज कर पाएंगे, आपको अकेले परचेज करना तो आप अकेले परचेज कर लो, हम अकेले मतलब पेन परचेज नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब जो रिएक्शन है या प्रोसेस है पेन खरीदने वाली क्या होगी? रुक जाएगी। किसके कारण रुक गई? ए के कारण। ए के कारण रुक गई। इसका मतलब ए क्या हुआ? लिमिटिंग रीजन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लिखाना है, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए एक क्वेश्चन ले लीजिए, रिएक्शन अगर है इसका या लैंग्वेज में नहीं। देखो आप लोगों की हरकतें में पसंद नहीं है, बता देंगे क्लास में। खड़े बनो, चलो खड़े हो, खड़े हो, हटो वहां से, हटो। एक अच्छा नहीं नाटक तुम्हें लगता है। बस सीधे क्वेश्चन लिखो। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ पर मोल दिया गया है, यहाँ पर लिमिटिंग रेट है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो कोफिशिएंट, इसको कोफिशिएंट कहेंगे। मोल दिया गया है, कोफिशिएंट से उसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू मिनिमम होगी वो लिमिटिंग रीजन होगी, जो वैल्यू मिनिमम होगी क्या होगी? लिमिटिंग रीजन होगी। यहाँ पर ये अगर पूछा जाए तो ये भी पूछा था लिमिटिंग रीजन कौन है, तो यहाँ पर ये वैल्यू मिनिमम है, इसका मतलब क्या है? लिमिटिंग रीजन है। तो पहले यहाँ पर लिमिटिंग रीजन लिख देंगे।
ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, ये 2 मोल अगर ए है तो 2 मोल ए देता है कितना, 1 मोल A2B3। 1 मोल A2B3, 1 मोल कितना देगा, 1/2 मोल A2B3। और यहां पर दिया कितना गया है, एक बार खत्म ए हो रहा है, अभी तो खत्म नहीं हो रहा है, तो जो खत्म होगा मतलब जो लिमिटिंग रेंज होगा उसके अकॉर्डिंग बात होगी। तो यहां पर ए कितना है, 6, तो 6 मोल यहां पर कितना देगा, 1/2 into 6, that is 3 मोल A2B3। यहां पर हो जाएगा। सॉल्व करो, अभी 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे फिर से। अगला क्वेश्चन है, रिएक्शन अगर एज फॉलो, रिएक्शन अगर एज फॉलो। If 10 mole A and 12 mole B is allowed to react, find number of moles of A2B3 is obtained. Find number of moles of A2B3 is obtained. तो एक रिएक्शन है जो इस तरह से हो रहा है, जिसमें 2 मोल A हैं, 3 मोल B रिएक्ट कर रहे हैं। A2B3 का 1 मोल बन रहा है, बताना है कि कितने मोल A2B3 के बनेंगे, जबकि 10 मोल A था और 12 मोल क्या था, B था। तो अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, अगर आपसे कहा जाए कि ये 2 मोल, ये 3 मोल रिएक्ट कर रहा है, A2B3 बन रहा है, तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि लिमिटिंग रीजन कौन है। यहाँ पर मोल कितना है, 10, यहाँ पर कितना है, 12, तो यहाँ पर क्या किया जाए, 10/2, यहाँ पर कितना आ गया, 5, 12 कितना, 3, 4 आ गया। लिमिटिंग रीजन कौन हो गया, B, लिमिटिंग रीजन हो गया। तो ये लिमिटिंग रीजन हम लोगों ने पहचान लिया। अब B बताएगा कि कितना काम किया जाएगा। A से अब कोई मतलब नहीं है, A से कोई मतलब नहीं है, B से मतलब है, तो B के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। तो यहाँ पर अब ध्यान है, अब यहाँ पे आएंगे, 3 मोल B देता है कितना, 1 मोल, तो 3 मोल B, 1 मोल A2B3 देता है, तो 1 मोल B कितना देगा, 1/3 मोल A2B3, तो 12 मोल कितना देगा बेटा, यहाँ पर क्या कर दिया जाए, यहाँ पर तो 4 मोल A2B3, ये 4 मोल आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है लिमिटिंग रीजन पे, बस हमें पहले ये पता करना है कि लिमिटिंग रीजन है कौन, बस जितना यहाँ पर कोएफिशिएंट है उसी से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के
यहाँ पर ध्यान दो, ये 10 मोल है, ये 12 मोल है। यहाँ नहीं देखना है कि कौन कम है, डिवाइड करने के बाद देखना है कौन कम है। जैसे इसको 2 से डिवाइड किए 5 आया, इसको 3 से डिवाइड किए 4 आया। अब 5 और 4 में कौन कम है, जो कम है वो लिमिटिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर चूंकि 4 कम है इसलिए 4 लिमिटिंग एजेंट है। इसका मतलब बी बताएगा कि प्रोसेस कब तक चलेगी, बी गवर्न करेगा। चलो एक क्वेश्चन एक बार जेई में पूछा गया था, क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस है ऐसे ही लिमिटिंग एजेंट का है, उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर बताएं। अब लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे, सीधे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये सोडियम फास्फेट है, ये यहाँ पर ध्यान दिया जाए सोडियम फास्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। ये बेरियम क्लोराइड ये सोडियम फास्फेट से रिएक्ट करके ये बेरियम फास्फेट बना रहा है। ये अगला क्वेश्चन नंबर डाल लीजिएगा, ये बेरियम फास्फेट बना रहा है। हालांकि रिएक्शन आपको खुद लिखना था। यहाँ पर 3 बेरियम है तो यहाँ पर हम लोग 3 बेरियम कर रहे हैं, और यहाँ पर 2 फास्फेट है तो यहाँ पर 2 कर रहे हैं, और ये बन गया। यहाँ पर 2 3 या 6 है तो 6 NaCl कर दिए। यहाँ पर हम गिवन लिख देंगे, मतलब गिवन का मतलब ये दिया गया है, देखो इतना मोल दिया गया था। अब वही जो लैंग्वेज बोले, चाहे लैंग्वेज में बोल देते हैं और चाहे यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहे हैं। यहाँ पर 0.5 मोल दिया गया था और यहाँ पर 0.2 मोल दिया गया था। ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये पूछा गया था कितना मोल बनेगा। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया था कि कितना मोल मतलब सोडियम। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे था कि 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड 0.2 मोल सोडियम फास्फेट रिएक्ट करता है तो बेरियम फास्फेट के कितने मोल बनेंगे, कितने लोग करता है, किसको हम लगा सकते हैं अकेले को। ठीक है, आप पूछे करो। यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, इधर ध्यान दो, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर लिमिटिंग रीजन पहले फाइंड करो। लिमिटिंग रीजन कौन हो गया, 0.5/3 कितना आ गया 0.167। यहाँ पर 0.2/2 कितना आ गया बेटा 0.1। लिमिटिंग रीजन कौन हुआ 0.1, मतलब ये लिमिटिंग रीजन है। अब ये बताएगा कि रिएक्शन कब तक चलेगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे आओ, यहाँ पर 2 से कितना बनता है 1, तो 0.2 से कितना बनेगा ये बताना है। तो यहाँ पर 0.2 मोल सोडियम फास्फेट देता है 0.1 मोल बेरियम, सॉरी 0.2 नहीं, सॉरी ये 2 मोल है। कहाँ गए हाथ से सर, हाथ से सर वैसे करते हैं उसी में पूरे हाथ से, पूरा हाथ से पंजा रखिए सर, पूरा बैठ जाएगा ना। जी सर, पूरा। यहाँ पर ध्यान दो, तो ये 2 से बनता है कितना 1 मोल। तो यहाँ पर ध्यान दो, 2 से बनता है 1, तो 1 से कितना बनेगा बेटा 1/2। और यहाँ पर है कितना गिवन, जो गिवन दिया गया वो दिया जाएगा। तो 0.2 से कितना बनेगा 1/2 into 0.2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0.1। ये आंसर होगा। लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान भी होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा आसानी से।
ऊपर करें इसको। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, अगर मोल दिया गया बेटा तो मोल से सॉल्व करेंगे, अगर मास दिया गया है तो भी उसको पहले मोल में बदलना है। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर सपोज करो ये N2, ये अगला क्वेश्चन नंबर डाल लीजिएगा 3H2, यहाँ पर 2NH3। यहाँ पर सपोज करो दिया गया है गिवन, यहाँ पर दे रहे हैं गिवन मतलब दिया गया है कितना 56 ग्राम, यहाँ पर दिया गया है 15 ग्राम और ये पूछा गया है। पिछला क्वेश्चन मोल में था, ये मास में है। पिछला क्वेश्चन मोल में था, ये किस में भैया मास में। यहाँ पर एक काम एक्स्ट्रा करेंगे, ध्यान देना। मोल का मतलब क्या होता है? मोल का मतलब होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अगर ये जो मास दिया गया था इसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें तो मोल में हो जाएगा, और ये जो मोल था इसको हम लोग डिवाइड कर रहे थे किससे? कोफिशिएंट से। किसे डिवाइड कर रहे थे? तो यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग लिमिटिंग रीजन पता करने के लिए क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर कोफिशिएंट लिख दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कोफिशिएंट। हिंदी वाले बच्चे अगर हैं तो गुणक बोलते हैं हिंदी में, बस। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू कोफिशिएंट। तो अब यहाँ पर कितना है? मास कितना है? 56। सोडियम का, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 28 और कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है? 8। यहाँ पर सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटा? 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 2 और कोफिशिएंट कितना है? 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा और पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें लगता है 2.5 आ गया। कौन लिमिटिंग रेंज हुआ? 2 वाला, ये लिमिटिंग रेंज हुआ। ध्यान रखिएगा, ये है लिमिटिंग रेंज। अब यहाँ पर इस कहानी को यहाँ इसके नीचे वाले पार्ट से मतलब नहीं है, इससे मतलब केवल इतना था कि लिमिटिंग रेंज पता कर लिए। अब यहाँ पर ध्यान बेटा, यहाँ पर आ जाए तो देखेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 28। कितना है? 28। 28 से अमोनिया कितना बढ़ रहा है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का 1 और 3 से गुणा करेंगे 17। यहाँ पर 2 गुणे कितना हो जाएगा? 17। तो यहाँ पर 28 से ग्राम, जो 28 ग्राम नाइट्रोजन है, इससे कितना 2 × 17 ग्राम क्या बना है? अमोनिया बना है। तो 1 से कितना बनेगा बेटा? 2 × 17 2 × 17 अपॉन 28 और 56 ग्राम से कितना बनेगा बेटा? 2 × 17 अपॉन 28 × 56। तो सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2 × 2 = 4 and 17 68 ग्राम। कितना ग्राम बनेगा? तो अगर मास दिया गया है तो यही काम करेंगे, बस एक काम यहाँ पर बन जाएगा। मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करने के बाद तब यहाँ पर जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होमवर्क लिख देंगे। होमवर्क आपका है यहाँ पर ये 2SO2 + O2, ये 2SO3 दिया गया है। यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं 96 ग्राम और यहाँ पर ले रहे हैं, यह भी 96 ग्राम ही है और इसको पता करना है, ये गिवन है, ये गिवन है, इसको फाइंड करना है।
बना तो लेंगे ना, से वैसे जैसे आपको बताया गया। चला जाएगा बेटा, ये आपका होमवर्क बन जाएगा। चलो अच्छा, अगर यही काम वॉल्यूम पर दिया जाए, वॉल्यूम पर, तो वॉल्यूम पर भी वही मोल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मोल। यहाँ पर ध्यान दो, जैसे यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम पर बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर 2 हो गया एंड 4 2 या 8 हो गया, तो 10 5। अब यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए किसका माप हमने लिया है गिवन, यहाँ पर कितना लिया है 20 लीटर, और यहाँ पर लिया है 50 लीटर या 20 लीटर, इसका कितना लीटर बनेगा ये पता करना है। तो यहाँ पर सीधे मोल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 20/2 कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर कितना 80/4 बेटा 5, तो कितना आ जाएगा 16। ये ज्यादा, ये कम है और ये क्या है ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा लिमिटिंग रीजन, क्या हो जाएगा लिमिटिंग रीजन हो जाएगा। अब यहाँ पर लोग पता करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 2 लीटर से आपको मिलेगा 4 लीटर, तो 2 लीटर C2H4 गिव्स, सॉरी C2H2 गिव्स, बोलना बेटा 4 लीटर CO2, 1 लीटर 4 बाई कितना हो जाएगा 2 लीटर CO2, और यहाँ पर दिया कितना गया है 20 लीटर, तो 20 लीटर चल जाएगा 4/2 into 20, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 40 लीटर आ जाएगा। कितना लीटर आ जाएगा एक नंबर दे दें, मान लो कि हाइपोथेटिकल है, यहाँ पर ये गैस, यहाँ पर G फॉर गैस, यहाँ पर ये भी गैस है, और यहाँ पर मान लो 3 ए भी लिख दे रहे हैं। मान लिया जाए कैसा लिख दिया जा रहा है ये रिएक्शन, आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर ए के 2 मोल है और बी के, ऐसा कुछ नहीं, बस ए और बी रिएक्ट करके 2 मोल ए 5 मोल बी रिएक्ट करके 3 मोल ए भी बना रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर यहाँ पर दे दिया जाए, मान लो यहाँ पर दे दिया गया 14 लीटर और यहाँ पर दे दिया गया 40 लीटर, इसके लीटर फाइंड करने हैं, फाइंड वॉल्यूम ऑफ तेल।
जो आपको होमवर्क दिया जाता है आप उसको बना लिया करें और ना बने तो पूछ लिया करें। ऐसा नहीं कि दे दिया हमने आपने सुन लिया बात खत्म हो गई। चला आगे। तो कितने होमवर्क हो गए? 2। एक क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा गया था, उस क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नीट में है, दोनों कराते हैं। A reaction occurs as follows. ये 6 चलेगा। When 1 mole NH3 is allowed to react with 1 mole O2, find correct statement. ध्यान रखना, a reaction occurs as follows: 4NH3 plus 6H2O, यहाँ पर 4NO plus 6H2O. When 1 mole NH3 is allowed to react with 1 mole O2, find correct statement. यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका है NH3 is limiting reagent. चाहे तो A B के रूप में लिखा है, O2 is limiting reagent. यहाँ पर C 1 mole NO is formed. और अगला ऑप्शन है 1 mole H2O is formed. एक और चीज आपको बता दें, क्वेश्चन तो आप सॉल्व करेंगे ही। अभी यहाँ पर ध्यान दो, NH3 का कितना मोल लिया गया है? 1। ऑक्सीजन का कितना मोल लिया गया है? 1। दोनों के बराबर लिया गया ना? अगर क्या बेटा ये 4 है, ये 6 है, 6 है और ये 4 है। बैलेंस यहाँ पर 4m है, बैलेंस 4 और 6 10 ठीक है। यहाँ पर 4 के 12 तो 5 कर देते हैं। चलो ठीक है, 5 के लिए वापस 6 हो गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। अच्छा ध्यान रखना, जो बता रहे थे आपको इधर देखिएगा, अगर दोनों स्पीशीज के मोल बराबर दिए गए हैं तो जिसका कोफिशिएंट ज्यादा है वो लिमिटिंग एजेंट होगा। कोफिशिएंट किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का कितना है? 5 और अमोनिया का कितना है? 4। इसका मतलब ऑक्सीजन लिमिटिंग एजेंट होगा। आगे कुछ सोचना ही नहीं। कैसे? ऐसे समझ लो जैसे शुरुआत यहाँ से हुई कि पैसे खर्च करने से मार्कर खरीदने से ही तो बात है। अब ऐसे समझ लो कि 2 बच्चे हैं, दोनों को पैसा खर्च करना है, दिया बराबर गया है। एक को 4 रुपए के हिसाब से खर्च करना, दूसरे को 5 रुपए के, और दिया बराबर गया है, तो किसका पहले खर्च हो जाएगा? जो ज्यादा खर्च कर रहा है ना, 5 वाला ज्यादा खर्च कर रहा है, इसका मतलब उसका जल्दी खत्म हो जाएगा। और 4 वाला क्या कर रहा है? कम खर्च कर रहा है, इसमें उसका क्या होगा? बचा रह जाएगा। तो अगर मोल बराबर दिए गए हैं, मोल बराबर दिए गए हैं, तो जिसका कोफिशिएंट ज्यादा है वो लिमिटिंग एजेंट होगा। बाकी और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर लिमिटिंग एजेंट वाला ऑप्शन है कोई? यहाँ पर अमोनिया लिमिटिंग एजेंट है, ऑक्सीजन लिमिटिंग एजेंट है, इसका मतलब फिर आपका क्या हो जाएगा? O2 लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, और दिमाग में न रहे कि जो आया है वो नहीं पूछा
सकते हैं, उसी में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर लेंगे, बदल जाएगा। चलो देखा जाए, आगे बढ़े। चलो यहाँ पर लिखेगा नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन to form ammonia as follows. Nitrogen react with hydrogen to form ammonia as follows. If 30 milliliter nitrogen, if 30 milliliter nitrogen and 30 milliliter hydrogen is allowed to react, 30 milliliter nitrogen and 30 milliliter hydrogen is allowed to react. Find composition of each gases. Find composition of each gases at equilibrium. Find composition of each gases at equilibrium. Find composition of each gases at equilibrium. If only 50% ammonia is obtained, if only 50% ammonia is obtained, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, हमने एज इट इज बोल दिया। इसमें चेंज क्या कर सकते हैं? दूसरा पार्ट करेगा फाइंड चेंज इन वॉल्यूम। दूसरा पार्ट करेगा इसका फाइंड चेंज इन वॉल्यूम, या बल्कि फाइंड चेंज इन टोटल वॉल्यूम कर लेंगे। फाइंड चेंज इन टोटल वॉल्यूम, और वही क्वेश्चन है ना, कंपोजिशन पूछा गया था, यहाँ पर क्या कर दिए, फाइंड चेंज इन टोटल वॉल्यूम। देखो बेटा, अब यहाँ पर हमने कहा था कि वॉल्यूम वाले पार्ट को आप मोल के रूप में सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर रिएक्शन इस तरह से हो रहा है। यहाँ पर गिवन कितना है, गिवन कितना बेटा 30 मिलीलीटर या लीटर जो भी वाले हैं, 30 मिलीलीटर। यहाँ पर कुछ मालूम नहीं है। अब यहाँ पर पहले तो लिमिटिंग रीजन फाइंड करो, वैसे देख के बताओ बिना कुछ किए, बराबर है, इसका कोफिशिएंट ज्यादा है, ये क्या होगा लिमिटिंग रीजन भाई बराबर है ना, तो इसका कोफिशिएंट ज्यादा है, इसका मतलब लिमिटिंग रीजन है। बाकी हमें पता करना, तुम कर लेते हैं जैसा करते हैं। यहाँ पर 30/1 30, यहाँ पर 30/3 कितना आ जाएगा 10। ये हो गया क्या बेटा लिमिटिंग रीजन। अब यहाँ पर फिर से आएंगे, यहाँ पर देखेंगे, देखो ये 3 मोल या 3 मिलीलीटर H2 गिव्स कितना भैया 2 मिलीलीटर NH3, और 1 मिलीलीटर कितना देगा भैया 2/3। तो यहाँ पर दिया कितना गया है 30, तो 2/3 × 30 क्या हो जाएगा 20 मिलीलीटर NH3 मिलना चाहिए। लेकिन ये कब, जब 100% रिएक्शन है, 100% यील्ड है। और कह क्या रहा है कि यील्ड 50% है, यील्ड क्या है 50%, तो ये 100% यील्ड। यील्ड का मतलब होता है उपलब्धि, यील्ड का क्या मतलब होता है उपलब्धि, प्राप्ति। कितना प्राप्त हुआ है, तो ये आपको मिला है 100%, और आपको 100% मिल नहीं रहा है, मिल कितना रहा है 50%, and yield is 50%, is 50%, i.e. यहाँ पर 20 × 50/100, यहाँ पर 10 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर अमोनिया मिला है। अब फिर से पीछे लौटेंगे, जब 20 अमोनिया मिल रहा था तो हाइड्रोजन कितना रिएक्ट किया था 30। अब उल्टा सॉल्व कर रहे हैं,
further 2 milliliter ammonia obtained from 3 milliliter H2, 1 milliliter 3 by 2 milliliter H2, 10 milliliter। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो पूरा लिखना नहीं है, आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 मिलीलीटर H2। अब देखना बेटा अमोनिया कितना मिल गया 10, हाइड्रोजन कितना रिएक्ट किया 15, लिया कितना गया था 30, तो इसमें 15 तो बच गया। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, यहाँ पर बात अगर हम लोग करें, ये ध्यान दो, नाइट्रोजन 1 रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन कितना रिएक्ट करेगा 3, मतलब जितना हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा उसका 1/3 रिएक्ट करेगा, है कि नहीं? यहाँ पर आगे चलते हैं फिर से, यहाँ पर for 2 milliliter NH3 obtained from 1 milliliter N2, 1 कितने से मिलेगा 1/2 milliliter N2, यहाँ पर भैया 10 कितने से मिलेगा 1/2 into 10 milliliter N2, तो कितना हो जाएगा 5 मिलीलीटर। यहाँ पर लिख रहे हैं कंपोजिशन ऑफ गैसेस, कंपोजिशन ऑफ गैसेस, अमोनिया कितना बेटा 10 मिलीलीटर, हाइड्रोजन कितना 30 माइनस 15 मिलीलीटर, और नाइट्रोजन कितना 30 माइनस 5 दैट इज 25 मिलीलीटर। तो ध्यान देना इक्विलिब्रियम पर आपको 10 मिलीलीटर क्या मिलेगा अमोनिया, 15 मिलीलीटर हाइड्रोजन और 25 मिलीलीटर नाइट्रोजन। ये कंपोजिशन पूछा गया था, मतलब ये उस समय ऑप्शन था। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन, दूसरा पार्ट पूछ लेना कि वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ, तो यहाँ पर सेकंड पार्ट बेटा इनिशियल वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम टोटल कितना था 30 प्लस 30 कितना था बेटा, फाइनल वॉल्यूम टोटल कितने हैं यहाँ पर कितना 10 प्लस 15 बोलो भैया प्लस 25 कितना गया बेटा 25 15 50 टोटल 50। चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया बेटा 60 माइनस 50, ये 10 मिलीलीटर। तो ये चेंज इन वॉल्यूम अगर पूछ लिया जाए तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 10 मिलीलीटर, और 10 मिलीलीटर बढ़ गया 10 मिलीलीटर घट गया, ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन रहेगा तो रहेगा ही, ठीक है। तो ध्यान दो क्वेश्चन आपका वही है, लेकिन थोड़ा सा कंपोजिशन वर्ड हटा के यहाँ पर बोलते हैं चेंज इन वॉल्यूम बताओ, तो आपका ये आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया गया है। अब अगला जो आपका यूनिट दिया गया है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। किसी बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट में ये सब हो गया है, सब हो गया है। किसी बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बता सकता है। हाँ, अब
ये बेटा जैसे आप मतलब खत्म हो गया, हमें कह रहे खत्म हो गया, हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, बहुत सारे क्वेश्चंस को भी करा दिया। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। ये चीज जान लो कि सिलेक्शन तभी होगा जब आप खुद चाहोगे। आपके खुद चाहने का मतलब क्या हुआ कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप सिलेक्शन के उतने नजदीक पहुंच जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए। हाँ, अगर कहीं डाउट हो रहा है तो फिर आप तुरंत पहुंच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो हम लोग अगली यूनिट शुरू कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। वैसे इसको 3 ही यूनिट लेक्चर में खत्म करना था, हमने 6 से ज्यादा लेक्चर ले लिया है। तो जितना टाइम अलॉटेड था उससे ज्यादा हमने कवर किया है टाइम, और मोस्टली चीजें आपको पढ़ा दिया है। मोस्टली का पॉइंट कुछ छूटा नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक साइंटिस्ट है डाल्टन, तो वहां पर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिया था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो मेन पॉइंट था ये बताए थे, एटम इज इंडिविजुअल। और भी बहुत सारे पॉइंट थे, मतलब उन्होंने बताया था एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिविजुअल को मतलब डिवाइड नहीं कर सकते। और बहुत सारे पॉइंट थे कि मतलब कोई भी एटम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, कोई भी एटम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एटम हमेशा जुड़ के कंपाउंड एटम, मॉलिक्यूल नहीं बोला था उन्होंने उसको कंपाउंड एटम कहा था। एटम हमेशा सरल रेशियो में जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे, लेकिन वो सारी चीजें पूछी नहीं जाती, वो कहानी आप वैसे भी जानते हो। लिखाने का मतलब है टाइम उसमें फिल करना। ठीक है, बाद में रेडियो एक्टिविटी की जब स्टडी हुई तब पता चला कि एटम डिवाइड भी किया जा सकता है, एटम क्रिएट भी किया जा सकता है, एटम डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। रेडियो की आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, कुछ पार्ट हम ही यहाँ पे बता देंगे। वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो हैवी न्यूक्लियस है वो स्मॉलर न्यूक्लियस में टूट जाते हैं, लाइटर न्यूक्लियस में टूट जाते हैं, मतलब एटम डिस्ट्रॉय होते हैं। और कुछ स्मॉल न्यूक्लियस है, जैसे यहाँ पर हम ले लें क्या 4 बेरिलियम ले लिया जाए, और यहाँ पर 9 होता है ना एटॉमिक नंबर, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल ले लिया जाए, 2Ag4 ले लिया जाए, बम्बार्डमेंट किया जाए। तो अगर इसकी बम्बार्डमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 6C12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6C12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0N1। अब ध्यान दो, यहाँ पर आपका ये बेरिलियम एटम था, एक एटम था जो बदल गया एक दूसरे एटम में। बेरिलियम बदल गया किसमें, कार्बन में। कब बदल गया, जब इस पर बम्बार्डमेंट किया गया किसका, हीलियम एटम नहीं कहेंगे उसको, अल्फा पार्टिकल कहेंगे। हीलियम न्यूक्लियस है वास्तव में, तो इसी हीलियम न्यूक्लियस को हम लोग यहाँ पर He+ लिखते हैं, और जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो ये सब रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे। मतलब जब रेडियो एक्टिविटी की स्टडी की गई तो वहाँ पर पता चला कि एटम टूटते मतलब डिस्ट्रॉय भी होते हैं, एटम क्रिएट भी होते हैं। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर एक नया एटम क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है। जब आप फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया जाएगा कि जैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते हैं, वैसे न्यूक्लियर रिएक्शन भी बैलेंस किए जाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में बैलेंस करते समय हम लोग ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर 4 और 2 6, तो यहाँ पर 6 और 0 6, यहाँ पर 9 + 4 13, और यहाँ पर 12 + 1 13। अगर ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर बैलेंस है तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है कहा जाएगा कि बैलेंस फॉर्म में लिखा गया है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर का बैलेंस है तो कहा जाएगा कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है बैलेंस फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी। ये वैलिड नहीं हुई, बाद में गलत साबित हुई, और डिफरेंट साइंटिस्ट आए, डिफरेंट स्टडी किए,
तो इसके आगे की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब ये पता चला कि एटम डिवाइड भी किया जा सकता है, तो इसमें पता चला कि इसमें दो टाइप के पार्टिकल पाए जाएंगे, एक फंडामेंटल पार्टिकल होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन फंडामेंटल पार्टिकल होगा। तो मॉडर्न स्टडीज रिवील्स का मतलब प्रकट करना, व्यक्त करना, एटम इज डिविजिबल into two type of particle, तो जो मॉडर्न स्टडीज है शो करते हैं कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है दो प्रकार के पार्टिकल में। पहला हो जाएगा फंडामेंटल पार्टिकल और दूसरा हो जाएगा, पहला नॉन फंडामेंटल और दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल। तो पहला हो जाएगा नॉन फंडामेंटल पार्टिकल, दूसरा हो जाएगा फंडामेंटल पार्टिकल। पहला हम लोग लेंगे नॉन फंडामेंटल पार्टिकल। हिंदी में कहेंगे अमूलभूत कण। नॉन फंडामेंटल को हिंदी में क्या कहेंगे, अमूलभूत कण। तो ये हो जाएगा, यहां पर ध्यान दिया जाए, डज नॉट प्ले मेजर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ एटम। यहां पर हो जाएगा पॉजिट्रॉन। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, मेसन, यहां पर न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। यहाँ पर पॉजिट्रॉन, मेसन, यहाँ पर न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिट्रॉन की चर्चा करें, पॉजिट्रॉन पे अगर चर्चा करें हम लोग, तो यहाँ पर ध्यान देने का, इसका जो डिस्कवरी किया था वो एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन एंडरसन ने डिस्कवरी किया था। इसको आप एंटी इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, एंटी इलेक्ट्रॉन। चार्ज एंड मास इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन but it has positive charge। इसका पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको +1 E0 कितने करेंगे, इसको +1 E0 कितने करेंगे। दूसरा है मेसन, एक रशियन साइंटिस्ट है यूकावा ने डिस्कवर किया था। ये मेसन भी दो टाइप का होगा, पाई मेसन और ये म्यू मेसन। ये पाई मेसन और म्यू मेसन ये दोनों 3
ये न्यूट्रल, ये पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर न्यू निशान भी वही होगा, न्यूट्रल, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। मास about 272 times to that of proton, sorry इलेक्ट्रॉन। मास जो होगा इसका इलेक्ट्रॉन के मास का 272 टाइम होगा। यहां पर ध्यान दिया जाए ये बनते कैसे हैं, यहां पर ध्यान दो। अगर आपसे कहा जाए न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होगा, आप कहेंगे कोई चार्ज नहीं होगा। आप कहेंगे न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होगा, या कह सकते हैं न्यूट्रॉन पर प्लस माइनस दोनों होगा। न्यूट्रल है मतलब प्लस माइनस दोनों है या कुछ नहीं है। अब यहां से अगर माइनस को निकाल दिया जाए तो ये क्या बचेगा, प्लस बचेगा। यहां पर प्लस को जोड़ दिया जाए तो ये प्लस बचेगा ही। अगर न्यूट्रल यहां से निकल रहा है या जुड़ रहा है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से प्रोटॉन में भैया पॉजिटिव चार्ज होता है, इससे नेगेटिव में निशान अगर जुड़ जाए तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। इससे पॉजिटिव निकल जाए तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर न्यूट्रल जुड़ रहा है या निकल रहा है तो इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ध्यान देना बेटा, ये पाई मेसान चाहे वो पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, नेगेटिव है, तो इस मेसान की सहायता से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है। तो प्रोटॉन के न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में बदलने से एक फोर्स डेवलप होता है जिसको हम लोग एक्सचेंज फोर्स कहते हैं। और यही एक्सचेंज फोर्स न्यूक्लिया मतलब न्यूक्लियस में न्यूक्लियन को बाइंड किए रहता है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं या इसको कंसाइज करके इसको आगे ला रहे क्या, रिमूव कर देते इसको। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर एक एक्सचेंज फोर्स डेवलप होगा। यहाँ पर एक्सचेंज फोर्स हिंदी में उसे कहते हैं विनिमय, जो हिंदी वाले बच्चे होंगे, which binds up the nucleon, which bind up the nucleon। न्यूक्लियन किसे कहेंगे, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को हम लोग न्यूक्लियन कहेंगे। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इनको एक साथ हम लोग न्यूक्लियन कहते हैं। आप लोगों ने कभी विचार किया है कि जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोटॉन होंगे, बहुत सारे प्रोटॉन होंगे, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे, और सेम चार्ज में रिपल्सन होता है। सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन। तो अगर बहुत सारे प्रोटॉन है तो सभी में रिपल्सन होना चाहिए, और रिपल्सन अगर हो रहा है तो न्यूक्लियस को टूट जाना चाहिए। रिपल्सन हो रहा है तो न्यूक्लियस को क्या होना चाहिए, टूट जाना चाहिए। न्यूक्लियस टूटता नहीं है, कभी कभी टूट भी जाता है, जो हैवी न्यूक्लियस होता है टूट जाता है, लेकिन जनरली टूटते नहीं हैं। तो टूटते नहीं, इसका कारण क्या है, कारण ये है कि ये जो एक्सचेंज फोर्स है इनको क्या किया रहता है, बाइंड किया रहता है। तो जब तक बाइंड करने में सक्षम है तब तक बाइंड किए हैं, बाइंड करने में सक्षम नहीं है
तो फिर क्या होता है, न्यूक्लियस टूट जाता है, वही न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि ये क्यों न्यूक्लियस टूटता है जबकि सेम चार्ज रखता है, तो आप कहेंगे इसका कारण एक्सचेंज फोर्स होता है। चलो आगे चलते हैं, इसको हम रिमूव करते रहेंगे। यहाँ पे आगे आ जाते हैं, तीसरा पार्टिकल क्या था बेटा, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। ये पॉवेल ने इसकी स्टडी किया था, किसने बेटा, पॉवेल ने। और ये चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल होता है। चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल होता है। आप लोगों में से कोई बताएगा जब इसको हम पार्टिकल कह रहे हैं तो इस पर मास कैसे नहीं है? मास तो होना चाहिए भाई, पार्टिकल कह रहे हैं ना, तो वास्तव में ये एनर्जी पैकेट होता है। इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं। कभी कभी लोग उसको पार्टिकल, जिसको फोटॉन या क्वांटा कहते हैं, के रूप में पढ़ते हैं, और कभी कभी हम लोग उसको किसके रूप में पढ़ते हैं, वेव के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर दिमाग में चल रहा हो कि पार्टिकल है तो मास होना चाहिए, कई बार हम लोग पार्टिकल कहते हैं लेकिन उसमें मास नहीं होता, जैसे एनर्जी पैकेट्स है। तो एक तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एनर्जी पैकेट्स है, और ये न्यूक्लियस से इमिट करता है। तो इमिट्स फ्रॉम न्यूक्लियस, इमिट्स फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इमिट क्यों करेगा, उसको स्टेबलाइज करने के लिए। क्यों इमिट करेगा, उसको स्टेबलाइज करने के लिए। जैसे आप लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में और इसके चीज़ों के बारे में। तो जब होता क्या है कि न्यूक्लियस से कई बार अल्फा बीटा पार्टिकल निकलता है, तो न्यूक्लियस आपका एनर्जेटिक हो जाता है। तो एनर्जेटिक हो जाने के बाद वहाँ से गामा पार्टिकल या ये न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो ये सब निकलते हैं, जिससे जो न्यूक्लियस है अपने फिर पूर्व के एनर्जी स्टेट में आ जाता है और उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, तो ये चीज है टू स्टेबलाइज इट। टू स्टेबलाइज इट, ये हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल यहाँ पर तीन टाइप के होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा प्रोटॉन होगा और तीसरा न्यूट्रॉन होगा। हम बात इलेक्ट्रॉन की करते हैं। इसके डिस्कवरर कौन थे? डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इन डिस्चार्ज जिसकी लंबाई लगभग कितना थी, 60 सेंटीमीटर थी, जिसकी लंबाई लगभग 60 सेंटीमीटर थी। तो डिस्चार्ज ट्यूब में इसको किया गया था। यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगाया, एनोड और कैथोड। एक बैटरी से इसको कनेक्ट किया, यहाँ पर प्रेशर गेज लगाया, यहाँ पर कुछ गैस फिलअप कर दिया। ये आपका कैथोड है
और ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, मतलब एनोड है। जब गैस यहाँ पर फिलअप किया और यहाँ पर देखा आपका क्या किया कि ये नॉर्मल प्रेशर पर क्या किए थे, लगभग 10,000 वोल्ट अप्लाई किए थे। कितना वोल्ट अप्लाई किए थे? 10,000 वोल्ट अप्लाई किए थे नॉर्मल प्रेशर पर, मतलब एक एटमॉस्फेयर पर ये अबाउट 10,000 वोल्ट। नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं मिला था। जब यही प्रेशर काफी कम कर दिया, 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर कर दिया, एक है यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, ATM काउंटर एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि एक एटमॉस्फेयर पर ये अप्लाई किया था, तो कोई रिजल्ट नहीं मिला। यही 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर पर फिर ATM है एटमॉस्फेयर पर अप्लाई किया, तो यहाँ पर आपको क्या मिला? ग्रीन कलर मिला। क्या मिला था? ग्रीन कलर एंड करंट फ्लो। करंट फ्लो, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे हम। और जब यहाँ पर यही प्रेशर इन्होंने कितना किया, 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर किया, तो देखा कि करंट तो फ्लो कर रही है, कलर डिसअपीयर हो गया। कलर क्या हो गया? डिसअपीयर, बट करंट फ्लोज। करंट फ्लोज। तो यहां पर इन्होंने क्या देखा कि जब यहां पर हाई वोल्ट अप्लाई करते हैं यहाँ पर जब हाई वोल्ट अप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि ये जो आपका कैथोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ पर जो गैसें फिलअप की गई हैं उनको आयोनाइज करते हैं। मान लो कोई भी गैस है तो उनको आयोनाइज करेंगे। तो पहले तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से निकलेंगे? कैथोड से। यहाँ पर जो गैस है इसको आयन में बदलेंगे। यहाँ पर ये फिर इलेक्ट्रॉन प्लस जो भी पॉजिटिव पार्टिकल होगा, न्यूक्लियस उसका, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकले थे, इसको आयोनाइज किए, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो निकले यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पर पीछे कुछ चमकदार जिंक सल्फाइड वगैरह लेपिंग होती है, कोटिंग होती है, जिसपे टकराते हैं, यहाँ पर चमक डेवलप होती है। तो बाद में इसी को डिफरेंट साइंटिस्ट ने स्टडी किया और इन्हीं रेज को क्या कहा? कैथोड रेज। इन्हीं रेज को क्या कहा? कैथोड रेज कहा। और कैथोड रेज की जब डिटेल स्टडी किया गया तो पता चला कोई कैथोड रेज किससे स्मॉल पार्टिकल से बने हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इन नेगेटिव चार्ज को मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं। यहाँ पर कैथोड रेज भैया travel in straight lines, सीधी रेखा में चलती हैं। कैसे पता चला? आप इनके रास्ते में कोई एक हार्ड सब्सटेंस रख दो तो पीछे इसकी छाया मिलेगी जो शो करता है कि क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। ये मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, मेड अप ऑफ स्मॉल negatively charged particle, called electron. Causes heating effect and ionization of gases. हीटिंग इफेक्ट क्या मतलब होता है बेटा?
हीटिंग इफेक्ट का मतलब जैसे चलती है कोई भी चलेगा तो उसके पास क्या मतलब काइनेटिक एनर्जी रहेगा। अभी आप किसी भी लोहे के उस पे पीटो, किसी उससे हैमर करो तो देखो आप गर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जिससे आप पीट रहे हो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, और जब उससे टकराएगा तो वही कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? हीट एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी में। तो चूंकि ये चल रहे हैं, जब किसी सोर्स से टकराएंगे तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी किसमें? हीट एनर्जी में। तो इसलिए कहा जाता है कि हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं और गैसों को क्या कर देते हैं? आयोनाइज कर देते हैं। ये अब इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर देखा जाए, अबाउट इलेक्ट्रॉन, अबाउट इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। चार्ज कितना होगा? -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलॉम। इसको आप एक यूनिट नेगेटिव चार्ज कहेंगे। एक यूनिट क्या कहेंगे? नेगेटिव चार्ज। मतलब जिस पर इतना चार्ज होगा उसको कहा जाएगा उसके पास एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है। जब कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो लोग कहते हैं एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब इतना चार्ज निकल रहा है तो इतना पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज एक तो नहीं बोलना चाहिए ना, लेकिन बोला जाता है कि एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि वास्तव में निकलता इतना ही है, जिसको लोग एक यूनिट नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलने से एक यूनिट नेगेटिव चार्ज निकल रहा है। एक यूनिट नेगेटिव चार्ज निकलने से कहा जाता है कि एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। मास इसका कितना होगा? मास कितना होगा? 9.1 into 10 power -28 ग्राम, या 9.1 into 10 power -31 किलोग्राम, या 0.00548 AMU, atomic mass unit. This mass is about 1/1837 time to that of proton. ये जो मास है प्रोटॉन के मास का 1837वां भाग होता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि कितना टाइम होता है। यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन स्टडीड बाय किसने? मिलिकन ने स्टडी किया था। और किस एक्सपेरिमेंट में? बाय आयर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बाय आयर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ईएम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईएम रेशियो स्टडी किया था रदरफोर्ड ने। किसने स्टडी किया बेटा? रदरफोर्ड ने। कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 1.6 into 10 power -19 कूलॉम। मास कितना रख रहे हो? 9.1 into 10 power -28 ग्राम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें लगता है 1.76 आ जाएगा। थोड़ा एग्जैक्टली आप देख लीजिएगा, मिलीग्राम पर आ जाएगा। और इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो into 10 power 8 यूनिट क्या लिखें? ये कूलॉम है और ये ग्राम है, मतलब कूलॉम पर ग्राम। कूलॉम पर ग्राम। कितना? ईएम रेशियो हुआ। इसको थोड़ा ऊपर करें क्या?
भैया अब देखें बेटा, ये जो ईएम रेशियो है इलेक्ट्रॉन का, ईएम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। डज नॉट डिपेंड, ईएम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस and nature of electrode. Of discharge tube. Nature of gas and nature of electrode of discharge tube. तो जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें कौन सी गैस भरे हो, कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किए हो, उन दोनों चीजों पर डिपेंड नहीं करता। और यही पॉइंट इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है, हर जगह पे पाया जा रहा है। ठीक है, दिस पॉइंट इंडिकेट दैट electron is fundamental particle. या constituent particle of each element, constituent particle of each atom, ठीक है? fundamental particle, mental यहाँ पर नहीं लिखा गया, fundamental particle है। यहाँ पर एक चीज नहीं नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके ध्यान दीजिएगा। EM ratio of proton depends upon nature of gas filled in the tube. ये इलेक्ट्रॉन के बारे में था। प्रोटॉन की बात किया जाए, किसने स्टडी किया था, डिस्कवर्ड मॉडर्न स्टडी रदरफोर्ड गोल्डस्टीन को बोलते हैं, गोल्डस्टीन इन डिस्चार्ज ट्यूब। कहानी सब कुछ वैसे ही है, इसको इन कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, किस एक्सपेरिमेंट में, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। सब कुछ वैसा है बेटा, बस ये अंतर है कि हमने ये बताया था यहाँ पर, जहाँ पे एक ट्यूब लेके यहाँ पर ऐसा ट्यूब बना के, यहाँ पर ये कैथोड है, यहाँ से क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन निकलता है और इधर जाकर मतलब कोलाइड करता है, सब कुछ वैसा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलता है, कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन एनोड रे एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर कैनाल रे जो है जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये एनोड से नहीं निकलती, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। और वही इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस है तो इसको पहले एटम में तोड़ेगा और फिर इसको किसमें तोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन, मतलब आयोनाइज कर देगा। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर ये जो कैथोड होता है, ये छिद्रयुक्त होता है, पोरस होता है, इसमें यहाँ से ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जाएगा और यहाँ पर कोलाइड करेगा, तब यहाँ पर गर्म उत्पन्न होगी।
होता है। अब यहाँ पर चार्ज इस पर कितना है, 1 है, और इसका हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन ही माना जाएगा जो इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर यहाँ पर आप नाइट्रोजन गैस सपोज करो फिलअप किए होते तो यहाँ पर क्या होता, नाइट्रोजन होता, ये क्या होता, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जब आयन में बदलेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर क्या हो जाएगा, N+ या 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ट्रिपल प्लस। अब क्या H+ और N ट्रिपल+ का मास सेम होगा? नहीं, मास सेम नहीं होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर प्रोटॉन की डिस्कवरी में कैनाल रे एक्सपेरिमेंट में किस गैस को लेने पर ईएम रेशियो सबसे कम होगा, तो जिसका मास सबसे ईएम रेशियो सबसे ज्यादा होगा तो जिसका मास क्या होगा, सबसे कम होगा। भाई ईएम रेशियो ना, मास कम होगा तो ईएम रेशियो ज्यादा हो जाएगा। और मास सबसे कम किसका है, हाइड्रोजन गैस का। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस बढ़ने पर ईएम रेशियो क्या होता है, सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, एक चीज हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। यहाँ पर चार्ज कितना होगा बेटा, चार्ज कितना, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। ये 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको क्या करते हैं, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मास कितना लिखना चाह रहे हो, 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम, 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, 1.00625 AMU. Its mass is बोलो वही 1837 टाइम मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ईएम रेशियो यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻ कितना बेटा, 19, मास कितना 1.672, यहाँ पर 10⁻⁻ कितना 24, सॉल्व करेंगे तो हमें लगता है 9.45 × 10⁴ कूलॉम पर ग्राम आ जाएगा, AC बार कूलॉम। ईएम रेशियो ऑफ कैनाल रे depends upon nature of gas filled and maximum power का maximum power क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ये रेशियो मैक्सिमम हो जाएगा अगर आपने हाइड्रोजन गैस को फिलअप किया है, मैक्सिमम पावर हाइड्रोजन गैस। ये सब कहानी आप लोग जानते होंगे, लेकिन यह है कि कोई क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता, हर क्वेश्चन उतने ही नंबर का आता है एग्जाम में। इसको हटा दें क्या, ऊपर कर देना चाहिए।
चलो यहाँ पर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन किसमें दिया? साइंटिफिक में लगभग 1932 में लेट डिस्कवरी। क्यों लेट डिस्कवर हुआ? एज अनरिएक्टिव, बीइंग चार्जलेस, चार्जलेस होने के कारण लेट मिलता। ठीक है, अच्छा डिस्कवरी हुई कैसे? फिर थोड़ा सानी सुन लो से। पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन पर देखा गया एक नेगेटिव चार्ज है, तो और एटम क्या है? न्यूट्रल है। एटम क्या है? तो अगर इसमें नेगेटिव चार्ज निकाल दिया जाए, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बचेगा, तो इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो ये पॉइंट इंडिकेट किया प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए। अब प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास जब जोड़ा गया तो एटम के मास से बहुत कम था। एटम के मास से क्या था? बहुत कम था। तो ये पॉइंट इंडिकेट किया कभी इसमें कोई न कोई और पार्टिकल प्रेजेंट है। तो जिसके मतलब इस पॉइंट के हेल्प से इस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई। और कैसे किया गया? इट वाज इट इज फॉर्म बाय bombardment of alpha particle on lighter nucleus. लाइटर न्यूक्लियस मतलब हल्के न्यूक्लियस। यहाँ पर ध्यान देता अभी भी रिएक्शन लिखे हुए थे 4 बेरिलियम 9, यहाँ पर 2H की 4, यहाँ पर 6C12 और यहाँ पर 0M1। दिस इज न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल किसको कहेंगे? ये हीलियम न्यूक्लियस होता है, He+, डबल प्लस। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस, He डबल प्लस। यहाँ पर चार्ज कितना बेटा? 0, मास 1.67। देख लो प्रोटॉन में यहाँ पर 2 लिखे थे और यहाँ पर क्या लिखे हो? 5 into 10 पावर माइनस कितना है यार? 24 ग्राम या 1.675 into 10 पावर माइनस 28 किलोग्राम या 1.00867 AMU। पीएम रेशियो क्या लिखोगे? पीएम रेशियो 0 से समथिंग 0। पीएम रेशियो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नोट करके एक लाइन, mass of atom is due to mass of proton and neutron। मास ऑफ एटम इज ड्यू टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ पर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिखे हैं छोटे छोटे
ऊपर कर दें क्या इसको? यहाँ पर देखिए बेटा, if mass of neutron is double and proton is reduced to half, in carbon atom, then find percentage change in its mass. Percentage change in its mass. ये ध्यान रखना, ये कार्बन आइटम है 6C12 है। यहाँ पर जो डिजिट होती है ये क्या होती है? जेड होती है, AE है, AE है। तो मतलब यहाँ पर P कितना है? 6 है। और यहाँ पर जो डिजिट होती है वो A होती है, A बराबर P प्लस N। तो यहाँ पर N कितना आ जाएगा? यहाँ पर A 12 है, 12 बराबर P प्लस N। तो N कितना है? 12 बराबर 6 प्लस N। तो N कितना होगा? 12 माइनस 6 है। अब आप कह रहे हो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन डबल कर दिया जा रहा है, न्यूट्रॉन क्या कर दिया जा रहा है? डबल, और प्रोटॉन कितना कर दिया जा रहा है? हाफ कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर इसके आगे इधर सॉल्व कर रहे हैं। लेट mass of proton and neutron be 1 unit. i.e. mass of neutron be 6 unit and mass of proton be also 6 unit. When neutron is double, mass will be क्या हो जाएगा? बोलो भैया, मास will be कितना हो जाएगा? डबल करोगे 12 यूनिट, प्रोटॉन is reduced to half, मास क्या होगा? तो कितना हो जाएगा बेटा? 6/2, 3 यूनिट। टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल मास क्या हो जाएगा? बोलो 12 प्लस 3 15 यूनिट। इनिशियल मास 6 प्लस 6 12 यूनिट। चेंज इन मास कितना भैया? 15 माइनस 12 3 यूनिट। परसेंटेज चेंज क्या करोगे? चेंज in mass, initial mass
जी सर। इनटू 100, तो 3 का पार्ट इनिशियल कितना था 12 इनटू 100 कितना आ जाएगा 25%। ये 25% जो है मास में चेंज आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन याद रहेगा, आप एक बुक में बना हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास है, इसे डबल किया गया होता, आधा किया गया, तो इलेक्ट्रॉन के डबल है, आधा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो या जो यहाँ पर प्रोटॉन का लिए थे, अगर इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन कर दिए, मतलब प्रोटॉन की जगह पर क्या कर दिए थे, इलेक्ट्रॉन कर दिए थे, तो इलेक्ट्रॉन से भी कोई लेना देना नहीं था, हम केवल न्यूट्रॉन या प्रोटॉन को कंसीडर करेंगे। तो ये चीज जानते हैं। आगे चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस देखिएगा बाय रदरफोर्ड। बाय रदरफोर्ड by Rutherford in alpha scattering experiment. Alpha scattering experiment done on very thin gold foil. थिकनेस कितनी थी 4 × 10⁻⁴ मिलीमीटर। गोल्ड फॉयल। तो ध्यान दो किसने किया था, रदरफोर्ड ने किस एक्सपेरिमेंट में किया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में किया था। किस पर किया गया था, गोल्ड फॉयल पर, और थिकनेस क्या थी, कितना थी। मेन पॉइंट्स क्या थे इसके, यहाँ पर ध्यान देगा। जब इन्होंने बम्बार्डमेंट किया तो ये एटम जैसे है, तो यहाँ पर देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे मतलब लगभग 99%, तो लगभग 99% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे थे। तो ये इंडिकेट कर रहा था कि जो एटम है ये हॉलो स्फीयर है। कुछ अल्फा पार्टिकल, फ्यू अल्फा पार्टिकल ये थोड़ा सा डेविएट हो जा रहे थे। डेविएट क्यों हो रहे थे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और डेविएशन का एक मतलब है कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्ट होगा, तभी उसको क्या करना था, रिपेल कर देना था। और वेरी फ्यू मतलब लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से लौट आ रहे थे। तो 180 डिग्री से लौट आने का क्या मतलब था कि लौट आने का दो मतलब था, 20,000 में से एक, बहुत कम। तो जो पार्टिकल लौट रहे थे उनकी संख्या बहुत कम थी। इसका मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है वो काफी छोटा है। आप ऐसे समझ लो, अभी वहां से आप कुछ फेंको, इस पूरे बोर्ड पर निशाना साधो, तो इस पर टकराने के चांस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि ये क्या है, बड़ा है। अब इस बोर्ड पर एक पॉइंट मान लो डिसाइड कर दें कि यहीं पर टकराना है, तो अब जो पार्टिकल आप फेंक रहे हो, जो भी फेंक रहे हो, इस पूरे बोर्ड पर टकराने की संभावना क्या थी, ज्यादा थी। लेकिन अब इतने पर टकराने की संभावना क्या हो गई, कम हो गई। और छोटा कर दिया जाए, इतने पर टकराओ और कम हो गई। तो लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल लौट रहा था। इसका मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट से टकरा रहा था, टकराने वाले पार्टिकल की संख्या बहुत कम थी। इसका मतलब वो बहुत छोटा पार्ट था। एक और चीज, लौट आ रहा था, इसका क्या मतलब हुआ, लौट आने का मतलब ये हुआ बेटा कि जो
चार्ज पार्ट है वो काफी रिजिड है, काफी रिजिड है, उसको पेनिट्रेट करके निकल नहीं पा रहा। अभी जैसे हमारे हाथ में मान लो ये एक पेज है, अभी ऐसे एक पेज यहाँ पर ऐसे खड़ा करके पकड़ना है, एक पत्थर मारो तो निश्चित रूप से पत्थर अगर कागज से टकराएगा तो उसको पेनिट्रेट करके क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन अभी ऐसे काफी पकड़ने के अब मारो, अब तो नहीं निकल पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये काफी क्या हो गई, रिजिड हो गई, कठोर हो गई, लेकिन पहले उतना रिजिडनेस इसमें नहीं थी। तो चूंकि लौट आ रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि उसको पेनिट्रेट करके वो निकल नहीं पा रहा था। तो बस एक 3 पॉइंट देखने हैं। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट का मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्ट लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। Most of the alpha particle passes through a straight line. Most of the alpha particle passes through a straight line. Passes through a straight line. Straight line. Indicating that atom is hollow sphere. Two alpha particle deviates from their path. Indicating that at center of atom few positively charged part is present. Very few alpha particles. One of the 20,000. Whereby through 180 degree. Indicating that positively charged part is very hard and rigid. Positively charged part is very hard and rigid. तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्ट है वो काफी हार्ड है और रिजिड है। Later, this part is called nucleus. यहाँ पर न्यूक्लियस ये पॉजिटिव चार्ज होगा, about whole mass of atom. एटम का लगभग पूरा मास इसी के कारण होता है। कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनको एक साथ न्यूक्लियन कहेंगे।
क्या कहेगा न्यूक्लियन। इसकी डायमीटर कितना होगी 10⁻15 डायमीटर कितना होगी 10⁻15 10⁻15 क्या मीटर सेंटीमीटर एटम की डायमीटर 10⁻10 10⁻8 मीटर। रेशियो क्या हो जाएगा एटम और न्यूक्लियस का डायमीटर का अगर यहाँ पर पूछा जाए -13 और यहाँ पर कितना बेटा -8 तो बल्कि उल्टा कर दिया जाए सॉरी एटम ऊपर कर दिया जाएगा और न्यूक्लियस नीचे कर दिया जाए तो 10⁻8 यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻13 और ये सॉल्व करेंगे तो एटम यहाँ पर हो जाएगा 10⁵ इनटू न्यूक्लियस ये डायमीटर है। तो जो एटम का डायमीटर होगा वो न्यूक्लियस के डायमीटर से कितना होगा 10⁵ टाइम ज्यादा होगा। और वॉल्यूम अगर देखा जाए बेटा वॉल्यूम आप चले जाओ किसके लिए हाँ जाओ जाओ ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम अगर देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ एटम यहाँ पर ये वॉल्यूम ऑफ एटम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस तो यहाँ पर बेटा उसी का पावर 3 कर दिया जाएगा तो 10⁻8 पावर 3 और यहाँ पर 10⁻13 पावर 3 अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 10⁻24 और यहाँ पर 10⁻13 आए तो इसको सॉल्व करने पर वॉल्यूम ऑफ एटम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा 10⁻15 तो वॉल्यूम ऑफ एटम इक्वल टू 10⁻15 टाइम टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ये हो जाएगा। एक फार्मूला और छोटा सा आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर रेडियस ऑफ एटम न्यूक्लियस नॉट एटम ये Rn यहाँ पर R0 यहाँ पर n⁻1/3 ये R0 जो होगा ये होगा 1.33 into 10⁻13 सेंटीमीटर या 1.33 into 10⁻15 मीटर और इसको फर्मी कहते हैं। 10⁻15 मीटर को क्या कहते हैं फर्मी एक फर्मी। और एक क्या होगा एक क्या है एटॉमिक मास एक क्या है एटॉमिक मास। ये फार्मूला याद रखिएगा। एक क्वेश्चन छोटा सा आपको करा दे रहे हैं find radius of nucleus of aluminum atomic mass 27 होता है atomic mass 27 होता है। यहाँ पर ध्यान रखना देखिएगा Rn यहाँ पर R0 यहाँ पर कितना 1/1/3 तो
तो आर नॉट यहाँ पर क्या लिखोगे 27 पावर 1/3 27 को क्या लिख सकते हो 3 पावर 3 लिख सकते हो कि नहीं और इसका पावर 1/3 तो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो आर नॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आर एन तो आर एन इक्वल टू क्या हो गया बेटा 3 आर नॉट अब आर नॉट की वैल्यू रख दो 1.33 into कितना 10 पावर -15 मीटर तो लगभग 4 लगभग कितना मीटर आ जाएगा कोई प्रॉब्लम ठीक है तो आज की बात यही खत्म करते हैं आज तक हम कहानी था कल से अच्छा पार्ट इसका शुरू होगा इस पार्ट का ठीक है आगे ठीक बंद करो